हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सन में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये कंटेंट अमर होने वाले हैं सर, ठीक है। तो आज विद्युत क्षेत्र एवं विभव की ये पूरी वन शॉट वीडियो होने वाली है। फिजिक्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी, बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश आएगी हमारे बी डिकेडेंट 12 चैनल पर, वो भी आज से ही आएगी सर, ठीक है। तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी वन शॉट ये पूरी वीडियो, इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, किस किस तरीके से चीजों को पूछा जा सकता है, सब कुछ 1 to 1 बताएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। विद्युत क्षेत्र एवं विभव, ठीक है भाई। इसमें एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब भी कभी आप इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, ये अपनी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, 40 दिन की ये पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसकी एबीसीडी को। एबीसीडी क्या है आप समझिए, क्यू, आई और टी। भाई लोग, क्यू माने होता है आवेश, क्यू माने आवेश, आई माने धारा और टी माने समय। अगर आपने ये तीन चीजें पता कर ली तो बस शुरू होगा। ऐसा देखते कैसे। क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश, आई माने धारा, आई माने धारा, टी माने समय, टी माने समय, ठीक। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्यू आई टी। बोले क्यों आई थी सर जी, पुरानी याद ताजा कर रहे हैं आप, भूल जाओ मेरे भाई, अब 2 महीने बचे हो, कौन आई थी और क्या हुआ तो छोड़ जाओ। क्यू आई टी, क्यू माने आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, आई माने धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, टी माने समय और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक भाई। ये चीज आपने देख ली। अब देखिए आवेश जो है वो 2 तरीके का होता है। यहां पे लिखा हुआ है, फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋण आवेश। आवेश होता क्या है, कैसे बनता है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। देखिए सर, छोटे क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए थे। हम लोग क्या करते थे, स्केल लेते थे और रगड़ते थे, बालों से रगड़ा, अरे सर जी यार तो कागज आगज चिपकने लगे। सारा खेल इलेक्ट्रॉनों का होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, सबको पता है, ठीक है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन, जब हमने इसे रगड़ा तो क्या हुआ, रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां चलेगा या यहां से यहां चलेगा, ऐसे ही तो कुछ हुआ होगा सरल भाषा में कहें तो। इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पे माइनस चला जाता है, यानी वहां प्लस आ जाता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यानी माइनस पहुंच जाता है, तो वहां पर ऋण आवेश आ जाता है। यानी आवेश 2 तरीके के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी एक प्लस और एक माइनस। आवेश होता है 2 तरीके का। अब आवेश की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग लिखते हैं ई से, ठीक है। और उसे हम लोग कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब सबसे छोटा यही है, इसी से हम लोग नापेंगे। मान लिया इसमें हमने प्लस लगा दिया तो जो प्रोटॉन का आवेश हो गया, इसमें हमने माइनस लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इसकी हमने 2 से गुणा कर दी तो जो अल्फा कण का आवेश हो गया। यानी जो बेसिक है, जो मूल है, वो क्या है, वो केवल ई है। इसी में हम लोग प्लस माइनस 2 4 गुणा करके, जोड़ के, घटा के बाकी सारे आवेश को मिला बना सकते हैं। ये सबसे छोटा है तो हम लोग इसे तोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ये सवाल अभी 2-3 साल पहले 2 नंबर में आया था कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, आवेशों को नापने के लिए सबसे छोटा मात्रक मूल आवेश कहलाता है। सबसे छोटा क्या होता है, मूल आवेश, जिसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1.6, सबको पता है ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। तो सबसे पहला यही एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता किसे कहते हैं। तो जो सबसे छोटा आवेश है, मूल आवेश, उसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता, ठीक भाई, कोई दिक्कत। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विद्युत धारा क्या होती है, आइए सर देखते हैं विद्युत धारा क्या है। हमने आपको सिखा रखा है, जरा हर आदमी ध्यान से सुने क्या होती है विद्युत धारा। देखिए भाई, विद्युत धारा अभी हमने आपको बताया, धारा को कहाँ लिखते हैं, आई से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, आई से लिखते हैं।
फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। ध्यान से अब मेरी बात सुनिए, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, बोले कितने टाइम में कर लोगे आप, रेट बताओ अपना। रेट का मतलब हर एक सेकंड में आप कितना काम कर पाओगे, हर एक घंटे में कितना काम कर पाओगे। तो जब भी बटे में समय चल रहा होता है तो हम लोग उसे दर बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? दर का मतलब रेट, ठीक है। तो I माने धारा, Q माने आवेश, T माने समय, और जब भी कभी बटे में T होगा तो हम लोग दर बोला करेंगे, यानी इतने टाइम में कितना, ठीक है भाई। तो अब धारा किस में बहेगी? जिसमें चालक, जो पदार्थ जिसमें धारा का, अब जरा ध्यान से सुनिए, पदार्थ होते हैं तीन तरीके के, चालक, कुचालक, अर्धचालक। जिनमें धारा का प्रवाह होता है, सरल भाषा में कहें जिनमें करंट आता है, वो चालक कहलाते हैं। धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं। ऐसा अब देखिए, गांव वाले भी कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं, करंट लग गया उनके, ये कोई नहीं कहता होगा धारा लग गई, धारा लग गई, धारा लग गई, भागते हुए बोले क्या हो गया, बोले धारा लग गई, धारा। अरे उनके करंट लग गया, पड़े भैया उनके तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। इसका मतलब धारा को ही करंट कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये I माने क्या है? धारा है, Q माने क्या है? आवेश है, T माने क्या है? समय है। और हमने आपको बताया समय के लिए हम लोग रेट यानी दर बोला करेंगे। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और अभी बताया आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम बटे में समय का मात्रक सेकंड, यानी धारा का मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चीजें यहां पे हमने लिख दी हैं। देखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अतः I बराबर होता है Q अपॉन टी। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ओरल ही आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया आवेश दो तरीके के होते हैं। सबसे छोटा आवेश मूल आवेश होता है, ठीक, उसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। और आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अगर आज आपका पहला दिन भी है, तब भी अगर आप इस पूरे 40 दिन की सीरीज को देखते हैं, तब भी 31 दिसंबर ही आएगा। उसके बाद पूरी जनवरी फ्री होगी, सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। अब आपको मन लगा के पढ़ना है, शेयर करिए वीडियोस को। जो गरीब हैं बेचारे, इस तरीके के लोग हैं जो सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, पूरी सीरीज ब्रह्मास्त्र साबित होगी, इस बात की जिम्मेदारी है। बस मेहनत बहुत लगती है। जैसे अभी ये पूरी, कल मेरे साथ में क्या हुआ, चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे वरना आप कहोगे सर जी टाइम खराब कर रहे हैं। उसके बाद अगला है कूलाम का नियम, ठीक है सर। अब कुछ बच्चे ये भी होंगे क्या हुआ बता दो। अरे सर जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में क्या हो जाएगा। माइक नहीं लगाया, फोन की वीडियो भी नहीं चालू करी, क्योंकि काम इतना रहता है, बकते रहे। कम से कम 15 मिनट बाद यार माइक तो लगा नहीं है, देखे उधर जाकर कैमरा भी नहीं चल रहा। हमने बहुत बढ़िया, फिर दोबारा से माइक लगाया, पूरी वीडियो दोबारा बनाई। तो खैर, कूलाम का नियम, ये देखो अब पुराना जमाना था, कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, जमाने लग गए। कूलाम का नियम, हाँ किस्मत सही हो 1-2 नंबर में आ जाए, वरना इसका वेक्टर स्वरूप पूछा जाता है। लेकिन खैर, कूलाम का नियम क्या होता है आपको समझाते हैं एक बार फिर से, ठीक है सर। और बिल्कुल टॉपिक वाइज जब हम लोग चलेंगे लाइन से, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया Q माने आवेश, Q माने आवेश। अब यहां पे आवेश कितने हैं? 2 आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? R मान ली। तो कूलाम ने कहा कि जो इन लोगों के बीच में बल लगेगा वो इनके गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों के गुणनफल के सामने लिखा होता तो समानुपाती, और बीच की जो दूरी है अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जब कभी समानुपाती हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक नियतांक लगाते हैं। अगर वायु या निर्वात माध्यम होता है तो K का मान हम लोग 1 रख देते हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए। सब हमने आपको पहले ही बता दिया, आपने सुना होगा उनका लड़का किसी की लड़की को लेके भाग गया। लड़का था प्लस, लड़की थी माइनस, भाग गए दोनों। उनकी गलती थोड़ी है, फिजिक्स की गलती है। यानी प्लस वाला माइनस वाले को हमेशा अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। अगर बाई चांस दोनों प्लस होते तो लड़ाई हो जाती दोनों में, कहां चले आ रहा। इसका मतलब यह है कि हमेशा अगर एक जैसे लोग होंगे तो आपस में खिच्चू मचेगा, दूर जाएंगे। विपरीत प्रकृति के होंगे तो आपस एक दूसरे के पास आएंगे, बस इतनी सी बात है। तो अगर दोनों आवेश, तो मेरे भाई जी दोनों एक ही से हैं, तो जो इनके बीच बल लगेगा वो होगा प्रतिकर्षण बल।
और अगर दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं तो ये बल होगा आकर्षण बल। कैसा होगा? आकर्षण बल। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, जरा देखिए। हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा हम लोगों ने लिखा किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, ये देखिए ऐसे करके लिखेंगे, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्या है? उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको यह भी नहीं मालूम है तो जो सामने लिखा होता है उसे कहते हैं समानुपाती, जो बटे में लिखा होता है उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है, जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा, लेकिन इसका मान बढ़ने पे इसका मान कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने लिख दिया। नीचे लिख के, ये देखिए लिख के दिखा दिया, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती हटाया, नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पढ़ना नहीं आता है तो इसे पढ़ते हैं F ABCDE एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक भाई, नीचे लिख दिया, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है तथा एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझना है। यहां पे दो मान आप देखिए, सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है, तो लो भैया 2 मिनट के अंदर आपको याद कराते हैं। बताइए कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम है कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक क्या लगाते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, इसे इसका मान कितना होता है? इसका मान याद रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। इसमें से केवल एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक भाई, इतना आपको याद कर लेना है। शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए, बाकी तो ये सारी पीडीएफ आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम बी डिकेडेंट 12th पे, मन लगा के पढ़ डालिएगा सर। ठीक है, हमने लिख दिया, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे, मान लिया अभी तो खाली आवेश थे, अब बीच में हमने कोई पदार्थ रख दिया, तो क्या लेंगे? परावैद्युत के लिए हम लोग संग में के लगा लेंगे। फार्मूला सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के संग में क्या लिख दिया? के लिख दिया। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, यानी अगर माध्यम कुछ नहीं रखा, सिर्फ वायु या निर्वात है। सर जी, ये निर्वात क्या होता है? निर माने नहीं, बात माने वायु। जहां कुछ नहीं होता है वहां हवा होती है, और जहां हवा भी नहीं होती है उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है भाई, अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, सिर्फ आपको फार्मूला याद कर लेना है, काम हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो भैया, इन जितने भी ये फार्मूले होते हैं इनका एक बहुत आसान तरीका होता है। अगर हम लोग नीचे वाले का मान 1 रख दें, नीचे वाले का मान कितना रख दें? 1 रख दें, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी सरल भाषा में, अगर आवेश का मान 1 हो तो लगने वाले बल को ही हम लोग कह देंगे तीव्रता। ठीक, कैसे लिखेंगे जरा देखिए। तो नीचे वाले को हमेशा आप एकांक बोलो, समय को दर बोलेंगे बता चुके हैं, बाकी कुछ भी हो आप एकांक बोलो। कैसे? अब ये Q0 क्या है? Q0 माने है परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश। यह परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश मतलब किसी आवेश का परीक्षण करेंगे तो आवेश तो आवेश ही होता है, तो ये टेस्टिंग चार्ज है। तो बताइए, नीचे वाले को 1 मान लेंगे, बताइए एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सीधी सी बात है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना सही है सर। ठीक है, तो हमने लिख दिया, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और हम आपके दिल में रहते हैं। ऊपर F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन,
बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम, यानी ओवरऑल मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। नीचे हमने लिख दिया इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, यानी सदिश राशि है। और इसकी विमा आपको पता होनी चाहिए, mLT की पावर -3 a की पावर -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे करके कह देगा कि जो है बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, या इसकी विमा क्या है, या ये कैसी राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको विकल्प में मिल सकता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट कर दिया आपने। अगर हम कहें विद्युत विभव क्या होता है, तो वहां पे भैया देखो F चल रहा था फार्मूले में, E बराबर F/Q0। यहां पे हमने लिख दिया B बराबर W/Q0, ठीक भाई। फिर भाई बताओ एकांक परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को विभव कहते हैं। लो लिख दिया एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है भाई। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। तीव्रता एक सदिश राशि होती है, विभव एक अदिश राशि होती है। दोनों चीजों को आप समझ लें, अभी आगे डेरिवेशन में इस्तेमाल होगा, ठीक। फिर आ गया विद्युत विभवांतर। सेम है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। अंतर हमेशा किसके, दो लोगों के बीच होगा ना। हम ज्यादा स्मार्ट हैं, आप थोड़े कम स्मार्ट हैं, हम थोड़ा ज्यादा हम ज्यादा गोरे हैं, आप थोड़ा कम गोरे हैं, ठीक है। चलो उल्टा कलर आपको बुरी लग रही है, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, हम थोड़ा कम स्मार्ट हैं, हम बौरे हैं, आप ज्यादा गोरे हैं, हम दोनों लोगों में अंतर ऐसे तो निकलेगा, यानी दो लोगों में अंतर निकालना है। तो एक ए मान लिया कि बी मान लिया। नीचे वाले को बताइए एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। मात्रक सेम, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है भाई। यह भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक। फिर हम लोगों को पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। अब ये क्या होता है, जाहिर सी बात है विद्युत से रिलेटेड है, तो विद्युत बल रेखाएं, यार इसे चुंबक से समझो, जैसे चुंबक होती है, सरल भाषा में बताएंगे। चुंबक के पड़ोस में हमने कील रखी, कील गई और चिपक गई जाके, क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना, कोई क्षेत्र होगा, कुछ रेखाएं होंगी या कुछ तो होगा, तो हमें दिखेंगी नहीं, फील होंगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन फील होती हैं, अगर आप उन्हें फील करेंगे तब। उसी तरीके से ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हम सोचते हैं कि जो ऐसी कुछ रेखाएं होंगी जो क्षेत्र को बना रही होंगी, इन रेखाओं को काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। पूछा जाता है एक क्वेश्चन, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्योंकि जब भी ये एक दूसरे को काटेंगी, चला देखिए सर, जहां पर भी ये काटेंगे ये दिखाती हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और अभी आपको हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र राशि है सदिश। मान लिया एक रेखा ये है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। एक और रेखा ये है, लो काटा तो ये दो दिशाएं हो गई। और सदिश का मतलब होता है एक ही दिशा होनी चाहिए, यानी ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, विद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं, ठीक है भाई। ये सदैव धन आवेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं तथा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। जहां पर जैसे देखिए, ये देखिए सीधी चल रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही काटेगी, ये देखो एक इधर हो गई एक इधर, और दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक पेन से लिखी हुई हैं। ये जो पीछे नोट्स लगे हुए हैं ये हमने ही पिछली साल बनवाया, तो जो हमारे यहाँ से बच्चा है सक्षम भाई, उन्होंने टॉप किया था, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में उस बच्चे के नोट्स देखिए कितने कायदे के लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है अपना बिंदु आवेश के कारण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बिंदु आवेश लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मान लिया एक बिंदु है O और इस पे आवेश क्या रखा हुआ है Q, ठीक। अब हमें तीव्रता निकालनी है, तो हमने इससे r मीटर की दूरी पर एक और बिंदु मान लिया P और जिस पर आवेश रखा हुआ है Q0। Q0 आपको बता चुके हैं परीक्षण आवेश है, ठीक है भाई। तो हमने लिख दिया माना बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश Q स्थित है,
इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 हमने रख दिया है। तब अभी हमने आपको ऊपर कूलाम का नियम बताया, क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में r स्क्वायर। ठीक भाई, Q था तो Q रख दिया, Q2 की जगह Q0 था तो Q0 रख दिया, बटे में r स्क्वायर रख दिया। और अभी हमने एक और फार्मूला आपको बताया, E बराबर होता है F/Q0। यार अभी तो बताया एकांक परीक्षणावेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। ये F का मान जो था कूलाम के नियम से ये यहां रख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता आ गई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक भाई, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होगा। डेरिवेशन करने के बाद भी आप ब्रैकेट के बाहर मात्रक जरूर लिखें, वरना नंबर कट सकते हैं। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। ठीक भाई, विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड 4 से 5 डेरिवेशन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, इसे घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विभव, तीव्रता, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कतई भी फ्रेश नए बैठे हुए हो तब भी टेंशन मत लो, आराम से समझ लो। तो अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। जहां कहीं भी विद्युत की बात आए समझ लीजिएगा दो चीजें होंगी, एक प्लस होगा, एक अरे बत्ती घर में कैसे जलती है, काला तार, एक करिया तार तक गुरिया है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो हमेशा दो चीजें होंगी, एक प्लस एक माइनस। और द्विध्रुव का मतलब ही होता है जहां दो किनारे हों। ठीक है, तो भैया यहां पे देखो हमने एक चित्र बना दिया है जिसे हम लोग द्विध्रुव मानेंगे। कैसे, ये अपना एक द्विध्रुव है, इसे कुछ नाम दे दे, चलिए ए नाम दे दिया, बी, यहां इधर लिखा हुआ है माइनस का क्यू, इधर लिखा हुआ है प्लस का क्यू। प्लस का क्यू माइनस क्यू मतलब एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, यानी दो ध्रुव हैं, दो किनारे हैं। बीच की दूरी कितनी है भाई, 2l है। बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इधर की आधी l है, उधर की आधी l है, क्योंकि बीच में हमने इसका केंद्र मान रखा है O। ठीक है, तो ये भी l हो गई और ये भी l हो गई। यानी सरल भाषा में कहें तो भैया देखो ये भी Q है, ये भी Q है, दोनों आवेश Q है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। एक पॉजिटिव है यानी प्लस है और एक निगेटिव है यानी माइनस है। तो जब दो समान आवेश हैं तो दोनों एक ही जैसे, लेकिन प्रकृति अलग अलग होती। तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, तब हम लोग उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। कोई कठिन नहीं है। दीजिए सर, सबसे पहले क्या है, जब दो समान लेकिन प्रकृति अलग अलग है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं, 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, यही हमने लिख दिया, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी इनमें से आप कोई एक आवेश ले लो, चलो Q ले लिया, और इनके बीच की दूरी का गुणनफल यानी बीच की दूरी 12 ले ली, अगर हम Q और 12 की गुणा कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कहलाएगा P के बराबर, और इसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तथा किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक फार्मूला आप और याद कर लें, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है भाई, अगर कोई कहे इसका मात्रक बता दो तो Q माने आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर और इसकी विमा होगी ATL। ठीक भाई, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमें आप तक क्वालिटी और कंटेंट पहुंचाना है। कौन क्या कर रहा है मुझसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं, इस बात की जिम्मेदारी है, आने वाले 40 दिन में आप बहुत सारी क्रांति लिख सकते हैं। देखो भाई, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि जिंदगी का शॉर्टकट मार देंगे, हम कहीं से मॉडल ले आएंगे उठा के, कहीं से नोट्स उठा के ले आएंगे, एक बार चीज को समझना तो पड़ेगा। ये वीडियो कितनी बड़ी, मेरे हिसाब से भी चलते हुए आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से। अगर अभी हम सारे डेरिवेशन, पूरा 1 शॉर्ट वीडियो है, हो सकता है 1.5 घंटे की हो जाए, हो सकता है 2 घंटे की हो जाए। डबल में भगा के देखो यार, फिलहाल तो फ्री हो तो दिक्कत क्या है, जितनी भी वीडियो हमारे हम दिन में 4 वीडियो पब्लिक करते हैं कि हाँ BD कैडेट 12th पे अगर 3 आती है, सबको देखो बैठ के। कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट को कंज्यूम करते रहो, लेते रहो, PDF आपकी मिल जाएगी। इस समय क्या करना है, स्कूल जाना थोड़ा सा कम करो और मेहनत करो आगे।
इतनी मेहनत करो, आपके लिए देखना सब लेके आएंगे, प्रैक्टिकल कैसे बनाओगे, क्या करोगे, कितनी तैयारी होगी, 1 to 1 अगर आप सारी चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube है तो यहाँ पे आके 2-4 वीडियो बनाएंगे और गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से सीरियस है हम, ठीक है, हर चीज में आपकी मदद करने के लिए। और जो भी चीज हमने यहाँ पे कराई है उसे कंप्लीट कराया है, ये नहीं गायब हो गया हवाबाजी करके, वो कोई चक्कर नहीं। और अब तो अपने पास डिजिटल बोर्ड है पीछे, काम थोड़ा सा आसान है। पहले तो व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख लिख के वीडियोस बना डाली थी, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, मन लगा के सारी वीडियोस को देखना है, पढ़ना है, अच्छा लगे ठीक है तो फिर कायदे से एक कॉपी बनाइए और नोट करते चलिए। BDKD BSc और BDKD 12th, अपने 2 टेलीग्राम पे चैनल है। 12th में आप हैं तो BDKD 12th वाले को ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए मन लगा के, क्या दिक्कत है। जो भी वीडियो जिस भी चैनल पे आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी। अगला देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कोई अपना जो विद्युत द्विध्रुव है, अभी हमने आपको बता दिया, उसे रख दिया गया है विद्युत क्षेत्र में और हमें निकालना है इस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं ये आघूर्ण, बल आघूर्ण होता क्या है। देखो भैया, बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क कहते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई भी चीज घूम रही है, ठीक है, मान लिया अभी हमें शक्तिमान बनना, शक्तिमान, तो क्या करोगे सर, हमें चाहिए होगा बल आघूर्ण, घूमने के लिए हमें बल आघूर्ण चाहिए होगा, यानी ऐसा बल जो किसी भी पिंड को उसकी एक्सिस के लिए घुमा दे। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो बल आघूर्ण है, वरना घूमेगी नहीं, बल आघूर्ण चाहिए होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज को घुमाने के लिए बल आघूर्ण चाहिए होता है। जिसका भी आघूर्ण निकालना होता है उसकी दूरी से गुणा कर देते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास एक द्विध्रुव है, क्या है, हमारे पास एक द्विध्रुव है, ये देखिए ये द्विध्रुव है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, ये द्विध्रुव है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ -q, यहाँ पे +q, और बीच की दूरी कितनी थी 2l, इधर की l, इधर की l, बीच में केंद्र था, ऐसे ही तो था सर, ठीक है। ये रखा हुआ है कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। हमें इस पे लगना है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म माने जोड़ा, यानी पेयर। तो 2 बल लग रहे हैं, एक ये बल है, ठीक है, और एक दूसरा बल ये है। ये दोनों बल का युग्म है, युग्म माने जोड़ा है। ऐसे करके ये रखा हुआ है, एक बल नीचे ले जाएगा ऊपर, ऐसे करके घूम के ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बल इसे घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यहां से लंब डाल दिया और ये कोण मान लिया थीटा की, मान लिया ये थीटा के कोण पर रखा हुआ है, ठीक। हमने लिख दिया, माना एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित है जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है तथा थीटा के कोण पर रखा गया है। तब बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, हम आपको बता चुके हैं। बल युग्म का आघूर्ण फार्मूला होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या फार्मूला होता है, बल गुणे, ये ऐसे सर जी जे क्या बना दिया, जे लंबवत का निशान है। जब एक मोटा आदमी लेटा होता, उसका पेट निकला होता, तो ये 180 का कोण बनता है, बिल्कुल सीधी लाइन। अगर यहां आधी कर दें तो 90 इधर 90 इधर, यानी जब एक पड़ी के ऊपर एक खड़ी लाइन बनती है तो इसे हम लोग कहते हैं 90 का कोण। तो ये लंबवत 90 डिग्री कोण का निशान है, गुणे में दूरी, ठीक है। F बराबर EQ होता है, कहां से उठा ला है, अभी हमने ऊपर आपको बताया E बराबर F/Q0 बताया। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को E कहते हैं। इसे इधर ले आओगे तो F बराबर क्या रख सकते हैं, EQ रख सकते हैं। सर जी यहाँ तो Q0 होता, आपने क्यों रखा यार, Q आवेश मान रखा है हमने, क्योंकि द्विध्रुव का आवेश Q है, Q0 थोड़ी है। तो F बराबर EQ रख दिया। गुणे में लंबवत दूरी कहां से लाओगे, गुज्जर से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। लो देखो भाई, कमीनापन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये अपने पास त्रिभुज है, सबको पता है, जिसके ऊपर त्रिभुज बना होता है उसे कहते हैं आधार। बहुत आराम से बता रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, आधार। उसके ऊपर जो सीधा लंब होता है सबको पता है, और जो टेढ़ी वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी, यानी हमें जो लंब चाहिए, ये लंब चाहिए। और कर्ण हमें मालूम है, जी वाली दूरी कितनी, देखो 2l है, ठीक है, देखिए ना 2l दूरी है। तो फार्मूला लंब बटे कर्ण कौन होता है, साइन थीटा होता है। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना है, 2l है। अब 2l को अगर इधर ले आए तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। 2l की साइन थीटा से गुणा हो गई तो 2l साइन थीटा। कैसे, फिर से दिखा देते हैं, देखिए भाई, साइन थीटा बराबर लंब, यानी जे लंब
और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है 12 है द्विध्रुव की दूरी। अगर 12 को इधर ले आओगे तो कितनी हो जाएगी 12 साइन थीटा। तो हमने लंबवत दूरी की जगह पर रख दिया 12 साइन थीटा। अभी आपको ऊपर पढ़ाया P बराबर Q इंटू 12 द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू 12 बन गया P, यानी फॉर्मूला हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर ये Q इंटू 12 P बन गया, E ऐसे आ गया साइन थीटा, यानी टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर मान अधिकतम हो तो अधिकतम कब हो सकता है, जब साइन थीटा का मान 1 हो, क्योंकि भैया साइन और कॉस में ज्यादा से ज्यादा मान 1 ही हो सकता है, और साइन का मान 1 तब होता है जब थीटा का मान 90 होता है। तो हमने लिख दिया अगर थीटा का मान 90 है तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा टाउ बराबर PE। क्या आ जाएगा, टाउ बराबर PE। यहां पे MAX क्या है, MAX माने मैक्सिमम है, यानी अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, PE होगा। नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, बल की जगह EQ रख दिया, लंबवत दूरी यानी लंब है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण से लंब 12 साइन थीटा निकाल दिया, Q इंटू 12 क्या हो गया P, यानी टाउ बराबर PE साइन थीटा हो गया। अगर थीटा का मान 90 तो साइन थीटा मन अधिकतम मान हो जाएगा 1, ठीक है, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला अपना जो मोस्ट वांटेड डेरिवेशन है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, पिछले साल कई सेटों में ये 3 नंबर में दिखाई दिया। अब जरा सुनिए अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। ये हमने डेरिवेशन पहले भी आपको कराया है अलग से। अक्षीय मतलब अक्ष पे, सामने सामने, ये हम खड़े हैं, ये हमारा नहीं, ये हम है, ये हमारी कार है और ये हमारी बाड़ी हो रही है। क्या हो रही है, बाड़ी हो रही है। इसका मतलब क्या है, हम और हमारी एक ही एक्सिस पे। अब पता निरक्षीय स्थिति में कार ऊपर उड़ रही है, ये हम है, वो मेरी कार उड़ रही है और हमारे मुंह पे गिरी है यार। इसका मतलब क्या है, अक्षीय मतलब एक ही अक्ष पे सामने सामने, और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, निरक्षीय मतलब ऊपर कहीं ऊपर नीचे एक्स वाई। अगर हम एक्स पे खड़े हैं तो वाई एक्सिस पे हो, जेड पे हो, कहीं भी हो तो निरक्षीय हो जाएगी, यानी एक ही अक्ष पे अक्षीय कहलाएगा। ठीक भाई, तो हमने क्या किया भाई, देखिए हमने क्या किया है, हमने एक द्विध्रुव लिया है। ये हम पहले भी डेरिवेशन आपको बता चुके हैं कई बार। हमने एक द्विध्रुव लिया है, द्विध्रुव का नाम हमने क्या लिया, ए बी। एक बार फिर से बोलिए, यहां क्या होगा -q, यहां क्या होगा +का q। बीच की दूरी इधर की l और इधर की भी l, क्योंकि पूरी दूरी क्या होती है 2l होती है। बिंदु क्या है बीच वाला O, ठीक है। इस O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु माना हमने P। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, O से r मीटर की दूरी पे एक बिंदु P मान लिया है। 2 तीव्रताएं हो जाएंगी, सीधी बात है, एक के कारण E1 और एक के कारण E2। डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्यों, क्योंकि एक प्लस से माइनस की तरफ और एक माइनस से प्लस की तरफ। ठीक भाई, तो अब देखिए 2 तीव्रताएं हो गई। O से लेके P तक की दूरी कितनी है, r है। इधर की दूरी कितनी है, L है। तो पूरी दूरी यहां तक की R, जे वाली L, तो पूरी यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, R + L हो जाएगी। यानी -q से P तक की टोटल दूरी हो जाएगी R + L। और +q से कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी R है, इसमें से L हटा दिया तो बचेगी R - L। क्या हो जाएगी, R - L। बस इतना काम अगर आपने कर लिया तो हम लोग लिख देंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अभी हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले +q आवेश के कारण हमने क्या किया, बताइए क्या करा, E1 बराबर निकाल लिया हमने। क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। बिल्कुल ऐसे ही लिखा, लेकिन जो +q है उससे दूरी r नहीं है, उससे दूरी क्या है, ये देखिए, ये है +q और +q से दूरी है r - l। क्या है, r - l, तो r की जगह रख दिया r - l का स्क्वायर। ऐसे ही -q के लिए निकाला तो r + l का स्क्वायर, क्योंकि -q से दूरी क्या है, -q से दूरी है r + l का स्क्वायर। ठीक भाई, रख दिया हमने। परिणामी निकालने का क्या तरीका होता है, परिणामी निकालने के लिए एक में से दूसरे को हम लोग घटा देते हैं। ठीक, कैसे घटाएंगे यार, हमारी आपकी लड़ाई हो गई से, ठीक है। हम अब कैसे लड़ाई हुई जरा समझते हैं। लड़ाई ऐसे हुई कि देखिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, डायरेक्शन अलग अलग है। हमने क्या किया, हमने कहा भाई यार डबल रोटी जो हमें चाहिए। डबल रोटी क्या होती, कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे, कुछ पुराने जमाने को, चलो रोटी चाहिए। आपने कहा रोटी हमें चाहिए। हमारे पास पावर बहुत है, 10 न्यूटन की पावर से लगाएंगे हम, आपके पास 2 न्यूटन है, तो रोटी या तो टूट जाएगी या तुम छीन के ले जाएंगे। यही तो तरीका है। तो इसका मतलब क्या, एक पावर कितनी जनरेट होगी, फालतू पावर कितनी होगी,
हमारा 10 न्यूटन बल लग रहा है, आपका 2 लग रहा है, 8 न्यूटन जो है वही गैप प्रोड्यूस कर रहा है और वही जो है गैप जनरेट होकर दिक्कतें कर रहा है। तो 10 में से 2 घटाएंगे, परिणाम ही निकल आएगा। तो E बराबर E1 माइनस E2 कर दिया। E1 का मान ये रहा Q अपान R माइनस एल स्क्वायर, E2 का मान रख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ गया। ठीक भाई, जब हम लोगों ने इसे कॉमन निकाला, Q भी कॉमन है, तो बचा 1 अपान R माइनस एल स्क्वायर, 1 अपान R प्लस एल स्क्वायर। एलसीएम लेने का देसी तरीका ये होता है, नीचे वालों की आपस में गुणा कर देते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे करते हैं। नीचे वालों की गुणा कर दी, इसकी इससे हुई, इसकी इससे हुई, माइनस लगा के लिख दिया। नीचे फार्मूला आपने पढ़ रखा मैथ में, a प्लस बी अगर होता है और a माइनस बी होता है तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। असलियत में जो गुणा होती है इसमें a भी कैंसिल हो जाता है, इतना ही बचता है। तो यहां देखिए लिखा r माइनस एल r प्लस एल, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर चल रहा था तो पूरे पे स्क्वायर हमने चलने दिया। ऊपर होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 12, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जब माइनस अंदर जाएगा तो r स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2rl 4rl हो जाएगा। ठीक भाई, तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया सब कैंसिल हो गया, 2rl हो गया 4rl। ठीक है, तो E बराबर इतना आया अपने पास इंतजाम। अब देखिए अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि अगर जो R है वो L से बहुत बड़ा है, ठीक है, कि L जो है द्विध्रुव छोटा सा है और जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और हमसे कोई कहे यार मैं तुम्हारा 100 का नोट गिर गया, अरे पहले यार 100 का नोट क्या है, तो अब जब ज्यादा दूरी होगी, R अगर बहुत ज्यादा है और L छोट, तो L को छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ L को छोड़ दिया, L को छोड़ा तो R स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये देखिए R स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा दिया। फायदा क्या हुआ, एक R से एक R कट गया, नीचे 2 दूनी 4 था तो 3 पावर नीचे रह गई। ठीक है, 4L को हमने लिख दिया 2 इंटू 2L, और Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तो Q इंटू P बराबर Q इंटू 2L हो गया, यानी आ गया E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान R क्यूब। ठीक है, अगर माध्यम वायु या निर्वात होगा तो K का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी फाइनली E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान 1 हो गया, 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक भैया, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अक्षीय स्थिति में तीव्रता, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से देखिए, बताओ भैया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक द्विध्रुव लिया। बताओ इधर वाला क्या है, माइनस Q, इधर वाला प्लस Q, एक बिंदु क्या माना, P, बीच वाला बिंदु, और दूरी टोटल कितनी है, R है। इधर की दूरी L और इधर की भी L, तो पूरी क्या हो गई, R प्लस L हो गई, इधर की R माइनस L हो गई। सबसे पहले इसके लिए लिया तो E1 निकाल लिया, फिर इसके लिए लिया तो E2 निकाल लिया, परिणामी के लिए E1 में से E2 को घटा दिया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करी और ये मान निकल के आ गया। ठीक है, तो ये है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ गए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्षीय का मतलब अब सामने सामने खेल नहीं है, अब छुप के बाहर होएगा, यानी दूसरी एक्सिस पे अब हम खड़े हो गए, और जब दूसरी एक्सिस पे खड़े हो गए तो फिर आपको दिशा भी देखनी पड़ेगी। हमने आपको बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ठीक है, जरा देखिए कैसे, फिर से अपने पास एक द्विध्रुव है, ये देखिए सर, अपने पास एक द्विध्रुव है, ये देखिए भाई, बिल्कुल भाई से, इधर माइनस Q, इधर प्लस Q, दूरी बताओ L और L, लेकिन अब की सामने नहीं ले सकते हैं, सामने मतलब अक्षीय और ऊपर नीचे मतलब निरक्षीय। तो हमने ऊपर निरक्ष में एक बिंदु लिया है P, दूरी वही रखेंगे, इधर भी दूरी R ली थी, इधर भी दूरी क्या ले ली, R, लेकिन एक दिक्कत यह है भाई, उसमें तो जोड़ लिया था, लेकिन यहां माइनस Q से अगर P की दूरी चाहिए है तो ये हो गया कर्ण, ये लंब है, ये आधार है। अब दोनों दूरी, अब की ये भी कर्ण है तो दोनों दूरियां सेम ही होंगी। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देसी भाषा में कहें तो टेढ़ी स्क्वायर बराबर खड़ी प्लस पड़ी स्क्वायर। क्या मतलब, इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट लगा के हमें जोड़ के लिख देना है। पाइथागोरस की ये प्रमेय होती है। तो हमने इसका मान निकालने के लिए अंडर रूट लगाया, इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं, 9th में सिखाया जाता है सर। ठीक है, तो हमने इस पाइथागोरस प्रमेय से मान निकाल लिया। अब यहां पे जो बिंदु P है, यहां पे तीव्रता की 2 दिशाएं होंगी। क्यों दिशाएं नहीं, तीव्रता की दिशा तो एक ही होगी, लेकिन तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि को हमेशा 2 घटकों में बांटते हैं, कंपोनेंट्स में बांटते हैं। ठीक है, जो थीटा के पड़ोस वाला होता है वो कॉस थीटा होता है, बचा हुआ साइन थीटा होता है। तो अगर हम यहीं पे बनाएंगे सर, ठीक है, तो ये बहुत खिच्चू मच जाएगा। तो हमने ये वाला, ऐसे समझ लीजिए ये है पॉइंट P,
ठीक है। अगर आपको इसी चित्र में बनाना, इसे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे उठा के यहाँ पर रख देना, बन जाएगा। लेकिन हमने इस चित्र को अलग बनाया ताकि आपकी समझ में आए। तो यह है पॉइंट P, ठीक है। अब इस पे जो परिणामी तीव्रता है अपनी वो E है, ठीक, टोटल E है। इसे हम लोग दो कंपोनेंट यानी दो घटकों में बांटेंगे, कतई कठिन नहीं है भाई, दो घटकों में बांटेंगे। सबसे पहले ये है थीटा। हमने आपको बताया जो अब जो थीटा, तो ये भी थीटा होगा। हमने आपको बताया थीटा के पड़ोस वाला कॉस थीटा होता है, तो ये कहलाएगा E1 कॉस थीटा, और जो दूसरा है वो कहलाएगा E2 साइन थीटा, जो दूर वाला है। ऐसे ये कहलाएगा E2 कॉस थीटा, और ये E1 है सर, ठीक है, और ये कहलाएगा E2 साइन थीटा। फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं है। क्या है अपना एक परिणामी तीव्रता कितनी है, E है। इसके घटक कितने होंगे, दो, यानी दो कंपोनेंट होंगे, एक साइड 1 वाले और एक साइड 2 वाले। जो थीटा के पड़ोस वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉस थीटा कहलाएंगे, और जो दूर वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, साइन थीटा कहलाएंगे। देखने में लग रहा है कि यस E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई काम नहीं इनका। लेकिन जो E1 और E2 cos थीटा ये इधर की तरफ दोनों है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, डायरेक्शन इधर। तो इसका मतलब क्या है, E1 और ये जो sin थीटा वाले, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों सामने की तरफ है तो जुड़ जाएंगे। तो हमने लिख दिया, कैसे लिखा देखो, बहुत आराम से लिखेंगे। माना एक द्विध्रुव AB है जिसका मध्य बिंदु O है, इससे r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए तीव्रता को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में बांटते हैं। दो घटक तथा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाते हैं। यही लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, जोड़ दिया। E1 cos थीटा E2 cos थीटा जुड़ गए, साइन थीटा वाला मामला कैंसिल हो गया। फिर वही प्लस Q आवेश के कारण फार्मूला क्या था बताइए, फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। लेकिन दूरी Q से लेके R थोड़ी है, ये देखिए दूरी R नहीं है। अब की Q से देखिए, प्लस Q से दूरी कितनी है ये निकाली हमने, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने दूरी कितनी रखी, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसे हमने E2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। मान रखा ये देखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E ऐसे आ गया, E1 का मान J आ गया, cos थीटा ये है, E2 का मान J है, cos थीटा ये है, ठीक है। ये सब कॉमन है, बाहर निकाल लिया। यहां भी केवल 1 रह गया, यहां भी 1 रह गया। सारे मान पता, सिर्फ cos थीटा दिक्कत कर रहा है। सबको पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जरा देखिए, cos ये त्रिभुज है, आधार कौन है, देखो L आधार है, कर्ण कौन है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आधार की जगह पे हमने क्या रख दिया, आधार की जगह पे हमने L रख दिया, कर्ण की जगह पे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख दिया, ठीक भाई। ये मान उठा के हमने कहां रख दिया, यहाँ cos थीटा की जगह रख दिया। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे ही आ गया, Q आ गया, R स्क्वायर 1/2 हो गया, और इसका मान आ गया L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है भाई। अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर, अंडर का मतलब होता है, ये देखिए अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर। यहां R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, यहां आधी है, तो आधी और 1 हो जाएगी 3/2। यार 1 में 1 + 2 जोड़ लेना, 1/2, तो 3/2 यानी 1.5 पावर हो गई। फिर कहेंगे अगर R बड़ा और L छोटा, तो L को फिर से छोड़ देंगे, L को छोड़ दिया। जब हम लोग L को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL, नीचे R स्क्वायर बचा, 3/2 बचा, बस इतना ही बचा था, ठीक है। तो P बराबर आ गया Q × 2L, ठीक भाई। यहां पर रख दिया हमने, देखो Q × 2L को क्या बना दिया, P बना दिया, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R³। जब हम लोगों ने अक्षीय स्थिति प्रूव किया था तो वहां पे आया था 2P/R³, और यहां पे केवल क्या आया, P/R³। माध्यम वायु या निर्वात हो तो क्या आ गया, K का मान 1। ये हो गया फाइनल प्रूवमेंट, ठीक भाई। तो इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आराम से आप चीजों को कर सकते हैं। अक्षीय स्थिति में सामने ले लेना है, निरक्षीय स्थिति में ऊपर ले लेना है, Q1 निकालना है, Q2 यानी Q1 Q2 के लिए E1 और E2 निकालना है। पहले वाले में डायरेक्ट परिणामी तीव्रता, क्योंकि सामने का ही मामला था, अक्षीय स्थिति तो E1 में से E2 घटा देना है। दूसरे में मामला ऊपर का हो गया, निरक्ष का हो गया, तो हमने उसे दो घटकों में बांट दिया, एक E1 cos थीटा,
E2 cos और इवन साइन थीटा, ऐसे E2 cos थीटा और E2 साइन थीटा। साइन थीटा दोनों अपोजिट थे तो कैंसिल हो गए, कॉस डायरेक्शन सेम थी तो दोनों आपस में जुड़ गए। जोड़ दिया, कॉस थीटा का मान चित्र से निकाला, हल कर दिया और इस तरीके से सिद्ध हो गया निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। फर्क दोनों में इतना है, पहले में 2p/r³ प्रूव होकर आया था और इसमें आया है सिर्फ p/r³। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में कहते हैं ईवी। ये जब हम लोग सवाल लगाएंगे बहुत काम में आएगा। एक ईवी बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻। अब नाम से ही पता चला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन को, एक नाम इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट है, जितना कार्य करोगे इलेक्ट्रॉन। और एक ईवी का मान आपको याद रखना है, एक ईवी का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19। ये मान बहुत इस्तेमाल होगा दोस्त, 1 ईवी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अगला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ये भी पेपर में आ सकता है। देखिए भाई, बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने तीव्रता निकाली थी, अब यहां हम लोग निकाल रहे हैं विभव। देखिए कैसे निकलेगा। अपने पास एक बिंदु आवेश है, +q बिल्कुल वैसे ही O पे रखा हुआ है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है। और कहीं हमने आपको बताया विभव होता क्या, पहले ये समझो। विभव होता है B = W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या माना कि अपने पास कई बिंदु हैं, A है, B है, C है, और भी बिंदु होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं, यहां लेके आ रहे हैं, तो अब हम इकट्ठा तो नहीं ला सकते हैं। तो हम यहां दो इनके बीच का छोटा सा कार्य निकाल लेंगे। जब यहां से यहां तक लाने का कार्य निकल आएगा तो हम लोग पूरा कार्य निकालने के लिए समाकलन कर देते हैं। जब छोटा मान पता हो और उसे बड़ा करना हो, समाकलन का मतलब ही होता है किसी छोटी चीज को बड़ा करने के लिए, ठीक है। और लिमिट लगा के समाकलन कर देंगे। हमने लिखा, माना +q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, जब O से x दूरी पर एक बिंदु B है, ठीक है, जिस पर एक और आवेश Q0 रखा हुआ है। ये देखिए Q0 से इसे इधर लेके आएंगे, तब Q और Q0 के बीच लगने वाला बल क्या होगा? कूलाम का नियम, ये Q है, ये Q0 है। कूलाम का नियम क्या होता है बताइए? F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यहां दोनों के बीच की दूरी कितनी मान रखी है? x मान रखी है। समीकरण कितनी बना ली? 1। अब हम क्या करेंगे, B से C तक लाने में कार्य निकालेंगे, क्योंकि फार्मूला B = W। अगर विभव चाहिए तो एकांक परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य को ही तो विभव कहते हैं। तो हमें क्या करना, कार्य निकालना है। तो हमने लिखा B से C तक लाने में किया गया कार्य। तब इस बल के द्वारा क्या कार्य, देखो कैसे निकलेगा। dW बराबर छोटा सा कार्य है, ठीक है, क्योंकि दूरी हमने छोटी सी ले रखी है, तो छोटा सा कार्य है, दूरी छोटी सी है। बताइए क्या करेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। लेकिन विस्थापन में माइनस लगा लिया और यहां dW क्यों लगाया है? छोटा सा कार्य है, पूरा नहीं निकाला है हमने। जो बीच की छोटी छोटी दूरियां हैं, देखो B से C तक यहीं तक लेके आ रहे हैं, तो छोटी सी दूरी dx और कार्य भी हो गया W। कार्य जो हमने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि कहीं भी जब हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, प्लस किसी के भी क्षेत्र में घुसोगे तो अपने पास से ऊर्जा खर्च करनी पड़े, तो ये कार्य माइनस में होगा। तो dWf का यहां पे मान रख दिया हमने 1/4πε0 के Q0/x², माइनस का dx चल रहा है। किया गया कुल कार्य करने के लिए हम लोग समाकलन कर देते हैं। ये जो सांप की तरह निशान बना हुआ है, ये समाकलन का निशान है। समाकलन कर दिया, dW आया, 1/4πε0 के आ गया Q0/x² माइनस का dx, ऐसे ही चल रहा है। जितना भी फालतू इंतजाम है सब बाहर निकाल लिया, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ x² अंदर रहने दिया, dx अंदर रहने दिया। लिमिट लगा दी इन्फिनिटी टू r, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं हम। और विद्युत क्षेत्र ये देखो दूरी कितनी है, एक ही r है, यही है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कहां है, r तक है, और लेके आ रहे हैं अनंत से, तो हमने लिख दिया, लिमिट लगा दी क्या, अनंत से r तक लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग कहते हैं विभव, ठीक है। तो ये W है, ये माइनस ऐसे ही चल रहा है। 1/x² का समाकलन अगर आपको करना है तो जब x² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻²।
समाकलन करने का तरीका यह होता है, एक जोड़ देते हैं और जो आता है उसी को हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो हमने एक जोड़ा, ये देखिए एक जोड़ा, जो आया उसे नीचे लिख दिया, ऊपर बच्चा x की पावर -1, नीचे हो गया -1। इस तरीके से हमने मान रख दिया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट लगाने का तरीका जो होता है, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं फिर नीचे वाली रखते हैं। x की पावर -1 नीचे लाए, 1/x हो गया। पहले ऊपर वाली लिमिट रखी तो 1/r, माइनस नीचे वाली रखी 1/∞। तो w का मान आ गया 1/4πε0 के Q0 बटे में R। अब हमें क्या चाहिए था, हमने पहले कहा था विभव के लिए आपको कार्य चाहिए। जब कार्य निकल आया तो B बराबर W/Q0 होता है। W का निकला हुआ मान यहां रख दिया, Q0 रख दिया, Q0 कैंसिल हो गया। फाइनल प्रूवमेंट V बराबर 1/4πε0 के Q/R वोल्ट। ठीक है, माध्यम वायु या निर्वात होगा तो K का मान 1 रख देंगे, यानी आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया है, हमें चाहिए था बिंदु आवेश के कारण विभव B बराबर W/Q0। उसके लिए हमें W निकालना था। W निकालने के लिए हमने क्या किया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लगाया, बल का मान कूलाम के नियम से रख दिया। हमने क्या किया, समाकलन कर दिया, लिमिट लगा दी इन्फिनिटी टू R, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहते हैं। कार्य निकल आया तो हमने विभव भी निकाल लिया। ठीक भाई, अगला है अक्षीय स्थिति में विभव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में तीव्रता करा था। सामने बिल्कुल वैसे ही हमने एक बिंदु क्या रख दिया, P रख दिया। दूरी कितनी थी, R, तो पूरी दूरी R + L, तो उधर की दूरी R - L। सबसे पहले क्या निकालोगे, B1। देखो भैया क्या निकाला, B1। लेकिन बात आप याद रखना, तीव्रता में स्क्वायर होता है और विभव में स्क्वायर नहीं होता है। 1/4πε0 के Q/R होता है और तीव्रता में क्या चलता था, यहाँ ये सब ऐसे नीचे स्क्वायर होता था। तो ये तीव्रता नहीं, विभव निकालना है, चलेगा सेम, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं रख दिया, केवल R - L रख दिया। -Q के लिए केवल R + L, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, परिणामी के लिए क्या किया था, घटा दिया था। तो हमने एक में से दूसरे को घटा दिया। घटाने के लिए जो कॉमन था कॉमन निकाल लिया। देसी एलसीएम इसकी इससे गुणा, इसकी इससे, इसकी इससे। फायदा क्या हुआ, जो कैंसिल था वो हो गया, R से R। ऊपर बच्चा L और L, 2L बचा। Q × 2L P बन जाएगा। R अगर बड़ा मान है तो L को छोड़ देंगे, यानी B बराबर 1/4πε0 के P/R² वोल्ट। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी B बराबर इतना मान आ जाएगा। ये हो गया अक्षीय स्थिति में विभव। निरक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए इसमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई करवा चौथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षीय स्थिति सदिश राशि थी तो कंपोनेंट में बांटा। ये सदिश थोड़ी है, ये तो अदिश है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये भी मान सेम है, ये भी मान सेम है, तो हमने लिख दिया B1 का मान इतना, स्क्वायर नहीं होगा नीचे, B2 का मान इतना, और अदिश राशि है, सदिश नहीं है, तो डायरेक्ट घट जाएगा, यानी B बराबर B1 - B2। दोनों का मान बराबर है, क्योंकि ये दूरी भी देखो सेम है और ये भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब आप यहां मान रखेंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो लो मान भी रखे दे रहे हैं हम। ये B1 का मान है, B2 का मान भी भाई ऐसे करके यहां रखोगे आप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो B का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक भाई, बहुत ही आराम से आप मान रख सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, आपको पता होने चाहिए। विद्युत क्षेत्र अल्फा किरणों, ये देखिए सर, विद्युत क्षेत्र अल्फा किरणों धनात्मक या ऋणात्मक को विक्षेपित कर सकती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है वो अल्फा किरणों को भी विक्षेपित कर सकता है। विद्युत का मतलब क्या होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अगर अल्फा के ऊपर क्या होता है, प्लस, तो जो प्लस वाला कहां चला जाएगा, माइनस की तरफ। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन माइनस है तो जो किधर चला जाएगा, प्लस की तरफ, प्लस वाला माइनस की तरफ जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र इन सभी कणों को विक्षेपित कर सकता है। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप आपसे एक या नंबर में पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। F वेक्टर बराबर, बाकी पूरा सेम है, साथ में लिखते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं और यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है, तो आप इसे लिखें ना लिखें, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में लिखते समय हम लोग यूनिट वेक्टर लिख के दिखाते हैं। उसके बाद अगर E का मान 0 होता है तो B का मान R पर निर्भर नहीं करता है, ये लिखा हुआ, तब B का मान R पर निर्भर नहीं करता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा, समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव प्रवणता क्या होती है, जब भी किसी की प्रवणता निकालनी होती है उसे दूरी से भाग दे देते हैं, तो दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, मात्रक विभव का वोल्ट होता है, दूरी का मीटर होता है, यह एक सदिश राशि होती है।
समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बताइए। इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। द्विध्रुव के कुछ उदाहरण बता दो। तो उदाहरण द्विध्रुव के क्या होगा, ऐसे साथ में पूछ लेता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण जैसे HCl, ये द्विध्रुव का उदाहरण, इसके ऊपर प्लस होता है आंशिक, इसके ऊपर माइनस होता है। H2S, इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस। तो ये सब द्विध्रुव के उदाहरण हैं, इनमें दो दो किनारे हैं, ठीक है। और आखिरी में ε0 की विमा बताइए। तो ε0 की विमा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं रख के, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ε0 ऊपर, F नीचे, सबकी विमा रखेंगे, निकल के यह विमा आएगी m⁻⁻1। ठीक है भाई, यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर शायद नीचे ना दिख रहा हो वीडियो में। तो द्विध्रुव के उदाहरण क्या है, द्विध्रुव के उदाहरण है H2S, ठीक है, HCl, ये सारे के सारे। और ε0 की जो विमा होती है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, होती है m⁻⁻1, ठीक है, l⁻⁻3, t⁻4 और a⁻⁻1, जो आप आराम से याद कर सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। a का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा चलिए हम आपको निकाल के ही दिखा देते हैं, कहाँ यार भटकोगे तुम लोग। तो ले निकाल दे रहे हैं, यहां देखो फार्मूला क्या होता है बताओ। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। हमें ε0 की विमा चाहिए, F को नीचे ले आए, 1/4πf Q1 Q2 बटे r²। विमा निकालने का तरीका क्या होता है सुनिए। Q बराबर IT, तो Q की विमा होती है AT, एक और Q है तो विमा होती है AT, ठीक है। बटे में 4πf की विमा होती है ml⁻⁻2 और r दूरी की विमा होती है l²। सबको हल कर लो, विमा आ जाएगी। क्या विमा है, m जाएगा ऊपर, m⁻⁻1, l देखो 2 और 1, l कितने होगा 3, l⁻3, t⁻2 ऊपर जाएंगे यानी t⁻+4 और a⁻2, ये होती है विमा, ठीक है भाई। l 2 और 1 3 ऊपर जाएंगे तो -3, ये देखिए। तो यानी m⁻⁻1, l⁻3, t⁻4 a², ये विमा है किसकी, ε0 की विमा है। कोई कहते हैं ε0 का मात्रक बताओ, यहीं से निकाल लो। देखो, दो आवेश के लिए कूलाम स्क्वायर बटे में बल के लिए न्यूटन और दूरी के लिए मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी फार्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई कहे 1/ε0 की बताओ, तो इसका उल्टा कर दो, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इसमें भी विमा उल्टी कर दो, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये उसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये पूरी PDF आपको मिलेगी BD CAT 12th पे। अगर कोई टॉपिक इनमें रह भी गया तो ये नहीं है कि हमने वो छोड़ दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है, छोड़ा कुछ नहीं है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, अभी हम आपको पेपर हल कराएंगे, पिछले साल के पेपर हल कराएंगे यूपी बोर्ड वाले, जो जो चीजें नहीं उसमें रह छूट जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी, वो सारी चीजें हम आपको कराते चलेंगे। तो अभी काफी बड़े बड़े क्लास आने वाले हैं। आज ये क्लास हो सकता है थोड़ा सा लेट पब्लिक हो पाए, क्योंकि कल जो है हमने आपको बताया खेल हो गया था कि पता माइक भी नहीं लगाया, कैमरा खाली लगा लिया और चालू भी नहीं किया, बकते रहे, 15-20 मिनट बाद याद आया, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा काम के चक्कर में ऐसा हो जाता है, लेकिन दोस्त देर है अंधेर नहीं है, टेंशन मत लीजिए। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।